हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर यू विनोद क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन 9वीं क्लास साइंस चैप्टर नंबर 12 इसका हमने पहला दूसरा तीसरा पार्ट कर लिया है। आज अपन पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। तो 4 नंबर पार्ट के अंदर हम 2020-21 की बुक्स पर आधारित नया सिलेबस है जो कि अच्छे से हम पढ़ेंगे। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है सोनार निकाय का सिद्धांत। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। सोनार निकाय क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ जाने। शाब्दिक अर्थ होता है सोनार निकाय का मित्रों साउंड नेविगेशन एंड रनिंग। यानी इसका शाब्दिक अर्थ साउंड नेविगेशन एंड रनिंग अर्थात ध्वनि नौ संचालन तथा प्रास। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। सोनार शब्द का जो वास्तविक में जो अर्थ होता है वो साउंड नेविगेशन एंड रनिंग अर्थात ध्वनि नौ संचालन तथा प्रास है। मित्रों ये होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि समुद्र के अंदर ये अपना जहाज है। ये अपना जहाज है। ये पानी है, समुद्र के अंदर पानी। यहां पे ये समुद्र का तल है। ये अपना क्या है, शिप है। ये अपनी शिप है यानी ये जहाज है। जहाज पर मित्रों एक यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा होता है। एक ट्रांसमीटर लगा होता है यहाँ पे और यहाँ पे एक रिसीवर लगा होता है। यहाँ पे एक रिसीवर लगा होता है। जब जहाज से अपन समुद्र के अंदर मान लेते हैं यहाँ पे कुछ जहाज गिर जाए, डूब जाए इसके अंदर, या हमें कुछ वहल मछलियों का पता लगाना हो, सोनार निकाय एक ऐसी व्यवस्था है दोस्तों जिससे अपन समुद्र के अंदर जैसे कि जहाज, डूबे हुए जहाज, पनडुब्बियां या चट्टानें जो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें होती है विशाल है, उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक यहां से एक प्रकाश की किरण या एक तरंग भेजी जाती है जो सभी दिशाओं के अंदर पराश्रवी तरंगों को इसके अंदर गुजारा जाता है। जल के अंदर जो पराश्रवी जो तरंगें होती है, यहाँ से पराश्रवी तरंगें होती है जो इस जल के अंदर सभी दिशाओं में गमन करती है। मान के चलता हूं यहाँ पे कोई वस्तु अवरोधक है तो यहां से जैसे इस पर पराश्रवी तरंगें अल्ट्रासोनिक वेव इस पर पड़ती है और यहां से परावर्तित होकर यहां रिसीवर पर पहुंचती है। जैसे रिसीवर पर पहुंचती है, रिसीवर इन तरंगों को कैच कर लेता है। क्या कर लेता है, रिसीवर इन तरंगों को अपन कैच कर लेता है। जैसे ही रिसीवर कैच कर लेता है इनको, तो इसमें लगा जो टाइम होता है वो पहले से ज्ञात होता है। इस तरंग का इस अवरोधक तक और अवरोधक से रिसीवर तक यानी
ट्रांसमीटर से लेकर अवरोधक और अवरोधक से लेकर रिसीवर तक पहुंचने में लगा टाइम टी समय पहले से ज्ञात होता है, और टाइम पहले से ज्ञात होता है, और मित्रों दूरी हमें निकालनी है। मान के चलते हैं डी हमें ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए इस युक्ति का अपन काम करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। और परासर में जो तरंगे होते हैं उसका वेग v ये भी पहले से पता होता है। तो क्या करते हैं? ये वाली दूरी कितनी हुई? 2d। हमें पता होता है कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर हमें दूरी निकालना हो, दूरी बराबर 4 इंटू समय। ठीक है दोस्तों, दूरी की जगह मैं 2d लिख सकता हूं। चाल की जगह वेग इंटू समय का मतलब t। d बराबर v इंटू टी बटा 2। इस समीकरण के, इस सूत्र के द्वारा अपन इस सूत्र के आधार पर अपन क्या करते हैं? समुद्र की गहराई ज्ञात कर लेते हैं। और समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए सोनार निकाय सिद्धांत का यूज होता है। तो कैसे होता है मैं बता देता हूं आपको। ये मैंने डायग्राम के द्वारा आपको समझा दिया है। अब आपको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखवा दूं। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है जो आपके 9वीं क्लास, छोटी क्लास से लेकर बड़ी बड़ी क्लास है जैसे बीएससी तक की ये टॉपिक हर बार रिपीट होता है। एग्जाम के अंदर हर बार रिपीट होने वाला ये टॉपिक है। तो हम कह सकते हैं सोनार निकाय एक ऐसी व्यवस्था है जिससे समुद्री जहाज के द्वारा समुद्र की गहराई के द्वारा समुद्री जल के अंदर डूबे जैसे जहाज पनडुब्बी बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें एवं विशालकाय मछलियां का पता लगाने के लिए अपन सोनार निकाय का यूज करते हैं। क्या होता है मित्रों, जो ये अपनी जहाज है उसके अंदर रिसीवर और ट्रांसमीटर लगा होता है जिसके माध्यम से अपन समुद्र की गहराई में पानी के अंदर डूबे जहाज, पनडुब्बी, बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें या विशालकाय जो बड़ी बड़ी मछलियां होती है उनको खोज करने के लिए, उनको सर्च करने के लिए अपन क्या करते हैं? सोनार निकाय का पालना करते हैं, सोनार निकाय यूज करते हैं। तो इसका बहुत ही महत्व होता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं? परासर्वे तरंगों को ट्रांसमीटर की सहायता
मीटर की सहायता से पानी में विभिन्न दिशाओं में गुजारा जाता है। यानी पराशर के तरंगों को ट्रांसमीटर की सहायता से पानी में विभिन्न दिशाओं में डाला जाता है, गुजारा जाता है। और जो ये क्या करती है, ये तरंगे जहाज पर लगा रिसीवर, जहाज पर लगा रिसीवर इन तरंगों को क्या करता है, इन तरंगों को नोट कर लेता है। और फिर हमारा जो चाल बराबर दूरी बटा समय वाला जो फॉर्मूला है उसको अपन यूज करके इससे अपन सॉल्व कर लेते हैं। यानी हम दूरी का पता लगा लेते हैं कि समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर है या कितना नीचे गया है, ये जहाज कितना डूबा हुआ है, ये सब इस अपन सोनानिका के सिद्धांत के आधार पर ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार अवरोधक की स्थिति, जो हमारे यहाँ जहाज है उसकी स्थिति का पता लगाया जाता है। और समुद्र की जहाज, समुद्र से जो गहराई होती है समुद्र तल से, उसके भी पता लग जाता है। तो ये तो अपना सोनानिका समाप्त हुआ। अब अपन पढ़ेंगे अनुरण काल। अगला अपना टॉपिक है अनुरण काल। तो अनुरण काल होता है मित्रों अनुरण काल। अनुरण काल क्या होता है मित्रों, किसी बड़े बड़े होल में, जो विशाल का जो होल होते हैं मित्रों, उस होल में उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि, वहां पे जो साउंड लगे होते हैं, माइक लगे होते हैं या तो स्रोत होते हैं, उनके माध्यम से जो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, जो ध्वनि, उससे वो क्या करती है, बार बार दीवारों से या छत से टकरा कर बार बार रिपीट होती रहती है। क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है। तो जो बार बार परावर्तन के कारण, ये क्या होती है, परावर्तन के कारण समय रिपीट होती रहती है, जिससे ये कि कई लंबे समय तक ध्वनि वहां पे बनी रहती है। जैसे कि एक बार बोलने पर पूरा का पूरा होल गुंजमान हो जाता है, उस ध्वनि से बार बार सुनने को मिलती है। यानी जो होल होता है या सभागार होती है, जो बड़े बड़े भवन होते हैं, वो क्या करते हैं, गूंजने लग जाते हैं, जिससे कि हम ध्वनि को सुस्पष्ट नहीं सुन पाते हैं कि बंदा क्या कह रहा है। जैसे कि सिनेमा हॉल है, ये सब जो भी है, उनके अंदर इस चीज पर बहुत ही विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि यहाँ फिल्म देखने आए हुए जो व्यक्ति होते हैं वो एक अच्छे से फिल्म को देख सकें और अच्छे से ध्वनि को सुन सके। यानी वहां पे जो अनुरण काल होता है ना, उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो अनुरण काल क्या होता है, किसी बड़े हॉल में, हम कह सकते हैं इसके आसान भाषा शब्दों में अपन इसकी परिभाषा दें तो लिख सकते हैं, किसी बड़े हॉल या सभागार, बड़े बड़े हॉल होते हैं ना, हॉल या सभागार में उत्पन्न होने वाली ध्वनि, उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से टकरा, किसकी दीवार पे, जैसे ये कमरा है, इसकी ये दीवार है, ये दीवार है, ये छत है, ये सामने वाली जो दीवार है, जैसे दीवारों से टकरा कर किसी बड़े हॉल में, सभागार में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बार बार टकराकर, बार बार टकराएगी, क्या होगा इसका, बारंबार परावर्तन, टकराकर हम कह सकते हैं बारंबार परावर्तित
होकर, बार बार टकराने का मतलब क्या होता है, यहां से टकरा कर इस तरफ गई, यहां से टकरा कर इस तरफ आई, तो इससे कह सकते हैं हम बार बार टकराकर जो ध्वनि है वो एक काफी समय तक बनी रहती है। टकराने के कारण तो काफी समय तक बार बार टकराकर काफी समय तक हॉल में ध्वनि का बना रहना है। अनुरण काल के बाद या अगर अपन इसके और आसान शब्दों में हम इसकी परिभाषा दें तो कह सकते हैं कि किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाले, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाले ध्वनि दीवारों से, तो ध्वनि दीवारों से बार बार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है, और जब तक कि यह ध्वनि इतनी कम ना हो जाए कि हमें हमारे कानों तक न पहुंच पाए, यानी हमें सुनाई ना पड़े। यानी यह बार बार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि गुंजमान होती है। यानी हम कह सकते हैं जो ऊपर लिखा है उसमें ध्वनि के बार बार गुंजमान होने को आवर्त काल कहते हैं, और सॉरी अनुरण काल कहते हैं, अनुरण काल कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, अनुरण काल कहते हैं। अनुरण काल को हम कम करने के बहुत से तरीके, किसी भी वाकार या ध्वनि बड़े हॉल में अनुरण काल को अपन किस प्रकार से कम कर सकते हैं, किस प्रकार से अपन घटा सकते हैं, उसके अपन देखें। यानी अनुरण काल को कम करने के तरीके। अनुरण काल क्या होता है, अनुरण काल वो वह काल होता है, यानी आप जब कोई ध्वनि अपन, जैसे कि कमरे के अंदर मैंने आपके यहाँ पे बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, जो मेरी जो ध्वनि है वो आपके कानों पर बार बार गूंजमान, यानी कमरा गूंजने लगे और आपको मेरी ध्वनि सुस्पष्ट सुनाई ना दे, वह समय जब तक ये ध्वनि बनी रहती है उस काल को अपन क्या कहते हैं, अनुरण काल कहते हैं। और इस अनुरण काल को के वजह से हमें ध्वनि सुस्पष्ट सुनाई नहीं देती है, तो हम क्या करते हैं, इस अनुरण काल को कम करने के तरीके अपनाते हैं। जैसे कि पहला तरीका, अपन इस रूम का जो ये अपना कमरा है उसकी खिड़की व दरवाजे खुले रख सकते हैं। खिड़की व दरवाजे खुले रखना। जैसे अपन खिड़की और दरवाजे खुले रखते हैं तो उससे क्या होगा, बार बार परावर्तन नहीं होगा, ध्वनि दीवारों से टकराकर हमें पुनः नहीं सुनाई देगी, तो उससे हमारा ये कमरा गूंजमान नहीं होगा। दूसरा अपन देखें तो जो ये हमारी जो खिड़कियां होती है, जो ये हमारे दरवाजा होता है उस पर अपन दरवाजा होता है उस पर अपन पर्दे लगाते हैं। क्या करते हैं, खिड़की व दरवाजों पर पर्दे लगाकर, पर्दे लगाने पर क्या होता है, ध्वनि परावर्तन नहीं होगी। यह पर्दे अनुरण काल का एक अच्छा अवशोषक होता है। क्या होता है, एक अच्छा अवशोषक होता है। 3 नंबर बात करें अपन तो जो हमारा जो ये रूम होता है, इस रूम के अंदर अपन जो हमारा फर्श है इसके अंदर अपन गलीचे बिछा दें, दरी बिछा दें, तो उससे भी अनुरण काल में काफी प्रभाव पड़ता है। यानी फर्श पर दरी
या गलीचे बिछाकर। 4 नंबर बात करें, 4 नंबर बात करते हैं तो जो ये दीवार होती है, जैसे कि ये दीवार है, इस दीवार पर अपन जो पेंटिंग होती है या जो चार्ट होते हैं, चार्ट या पेंटिंग लगा दें तो उससे भी ध्वनि का परावर्तन कम हो जाता है। तो कह सकते हैं कमरे की दीवार पर चार्ट या पेंटिंग टांग कर अनियमित काल को हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा भी अपन देखें तो जैसे कि जो अपना कमरा होता है उसकी जो कॉर्नर होती है, जैसे कि ये हॉल है, मैं दीवार बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कोना होता है, ये इस कमरे की जो कूट होती है उसको अपन थोड़ा सा गोलाई में बना दें, जैसे इस तरह से होती है कूट, उसको अपन इस तरह से बना देना, यहाँ पे गोलाई दे दें तो उससे भी क्या होता है, अनुरण काल कम हो जाता है, उससे भी अनुरण काल में प्रभाव पड़ता है। और अपन इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा भी अपन अनुरण काल को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस जो आपका जो हॉल है जो गूंज रहा है उसके अंदर श्रोताओं को बिठा दें, यानी उसके अंदर अपन क्लास होगी। आपने देखा होगा जो क्लासरूम है आपका, बच्चों जो आपका क्लासरूम है उसके अंदर कोई भी बच्चा नहीं हो तो एक या 2 बच्चे बैठे हो तो कमरा गूंजता है, लेकिन उसके अंदर हम 150-150 जैसे बच्चे बिठाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो कमरा गूंजना बंद कर देता है, उसका अनुरण काल 0 हो जाता है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, हॉल या सभागार में श्रोताओं को बैठाकर, ये सब तरीके हैं जिनके द्वारा अपन क्या करते हैं, अनुरण काल को कम कर सकते हैं। या फिर अपन देखिए एक नोट के अंदर लिख लेना, एक आदर्श, जी हाँ दोस्तों, एक आदर्श बैठक के अंदर जो अनुरण काल की जो बैठक है, अनुरण काल को कम करने के लिए आदर्श बैठक कैसे बनाए, एक आदर्श बैठक जो कि मैं चित्र के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस तरह से मान के चलते हैं, यहाँ पे व्यक्ति बैठे हैं बहुत सारे, जैसे मैंने 3 तो 5 बिठा रखे हैं, यहाँ पे भी व्यक्ति बैठे हैं, ये व्यक्ति है जो इस टेबल पे बैठे हुए हैं, इस बैठक में बैठे हुए, यहाँ पे एक बंदा है जो बोल रहा है, जिसकी ध्वनि इन सभी को समान रूप से सुनाई देनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ध्वनि, यहाँ से ये स्रोत बोलेगा तो इसकी ध्वनि इस गोलाई वाले पर्दे से यहां से टकराकर, जैसे कि ये देखो, इस तरह से टकराकर इस तरह से जाएगी, इस तरह से ये ध्वनि यहां से प्रसारित होगी और जो इसको सुनाई देती है वैसी लास्ट वाले को भी सुनाई देगी। ये क्या है, बैठे हुए पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं और ये एक श्रोता है जो बोल रहा है, जो मीटिंग होती है बड़ी बड़ी उसके अंदर इसी के आधार पर जो बैठक व्यवस्था है वो बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, ये ध्वनि पट होता है, ये गोलाई एकदम गोल होता है, जिससे क्या होती है ध्वनि यहाँ से परावर्तित आप यहाँ पे टकरा के इन श्रोताओं तक पहुंचती है। या फिर अपन सोपानक प्रभाव, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सिनेमा हॉल होते हैं, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, बड़े बड़े जो सिनेमा हॉल होते हैं
उसमें क्या होता है, ये आप सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा आपको हट के बता रहा हूँ। जैसे कि बड़े बड़े जो सिनेमा हॉल होते हैं, यहाँ पे कोई स्रोत है जो आवाज आ रही है उससे, मान के चलते हैं यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, तो जो कमरा है वो जो हॉल है वो गूंजे नहीं, इसके लिए क्या करती हैं, ऐसे सीढ़ियों का निर्माण होता है। और जैसे ये बोलता है यहाँ से ऐसे से ध्वनि इस तरह से टकराकर पूरे की पूरी सीढ़ियों पर अच्छे से फैल जाती है, और यानी बड़े बड़े जो हॉल होते हैं वो गूंजे ना, इसलिए हम सीढ़ियों पे बैठाते हैं। जैसे कि यहाँ पे टीवी चल रहा है, जो हॉल है उसमें मूवी चल रही है, मूवी के अंदर हम मूवी देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, इस तरह से होता है, जो पहली पंक्ति है वो यहाँ पे बैठी होती है, दूसरी यहाँ पे सीढ़ियों के द्वारा जो टेबल बनी होती है उस पर, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, यानी बड़ी इस तरह से ये देखिएगा, इस तरह से एक सीढ़ियों का निर्माण किया होता है ताकि सभी को आवाज अच्छे से आ सकें और सभी फिल्म का आनंद ले सकें। तो ये सब सोपानक प्रभाव कहलाता है। ये भी इस अनोन काल के नियम पर ही आधारित है। अब मित्रों अपन पढ़ते हैं ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। क्या पढ़ेंगे? ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग, जैसे कि लाउड स्पीकर, हॉर्न या शहनाई। आपने देखा होगा जो शहनाई होती है इस तरह से होती है, इस तरह से बनाई हुई होती है, शहनाई होती है इस तरह से। शहनाई या जो आपका लाउड स्पीकर या जो हॉर्न होता है, जैसे कि हॉर्न बना देता हूं मैं यहाँ पे, हॉर्न इस तरह से बना जाता है। ये इसमें गोलाई इसलिए दी जाती है ताकि इसमें जो प्रास में तरंगें होती हैं वो बार बार टकराने के बाद जो ध्वनि निकलती है, यानी बार बार परावर्तन, बहुल परावर्तन, यानी दो से अधिक बार परावर्तन, बार बार परावर्तन, यानी बार बार परावर्तन से इस प्रकार से बना जाती हैं कि ताकि इससे उत्पन्न ध्वनि सभी स्रोतों, सभी दिशाओं में चारों ओर फैल सके। देखिए इससे ध्वनि निकलेगी चारों ओर, इससे भी ध्वनि निकलेगी चारों ओर। तो ये किस तरह से बनाए जाते हैं? ध्वनि तरंगें जो बार बार परावर्तित होती है, आप मेरी जो मैं बोल रहा हूं उन शब्दों को कैच कीजिए और एक नोट्स में तैयार कीजिए ताकि आपका समय भी खराब ना हो। तो क्या होता है इसमें कि लाउड स्पीकर या हॉर्न या जो शहनाई जैसे वाद्य यंत्र को इस प्रकार से बनाया जाता है। किस तरह से बनाया जाता है? इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि ताकि इनसे उत्पन्न ध्वनि सभी दिशाओं में क्या हो, सभी दिशाओं में और ये बार बार परावर्तन करके स्रोतों की ओर आगे की दिशा में भेजा जाता है। फिर हम देखें चिकित्सक अनुसंधान में एक स्टेथोस्कोपी इस तरह से एक नाम होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, इस तरह से जो कान में डालते हैं, ये यहां से इस तरह से जो यहाँ पे कान में लगाते हैं डॉक्टर, और यहाँ छाती पर लगा के देखते हैं कि फेफड़े में हवा कैसे चल रही है, हवा कैसे आ रही है, कोई खांसी जुकाम जो भी है उसके लिए डॉक्टर चेकअप करने के लिए रखता है। उसका नाम स्टेथोस्कोप होता है। स्टेथो नाम है स्टेथोस्कोप। उससे वो भी इस बार बार परावर्तन के कारण ही जो हमारे हृदय की जो धड़कन है वो उससे बार बार परावर्तन के द्वारा ही डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है।
किस क्या होता है कि उसके अंदर इसका जो वो यंत्र होता है वो डॉक्टरों के द्वारा हृदय तथा फेफड़ों की ध्वनि को सुनने के लिए काम में लिया जाता है। ये सब आपको पता है। फिर हम बात करते हैं हॉल या सभागार या वाहनों भवनों की जो वर्ताकार जो छत बनाई जाती है। आपने देखा हो कि जो छत होती है वो वर्ताकार बनाई जाती है। वर्ताकार क्यों बनाई जाती है कि ध्वनि का जो इन होल है इस तरह से बनाई जाती है कि मैं आपको बताता हूँ। आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम दिए हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। इस तरह से बनाई जाती है। यहां से कोई बंदा, ये जो बच्चा है वो स्पीकर के माध्यम से बोल रहा है, तो ये जो ध्वनि है यहां से यहां घुसती है, यहाँ पे श्रोते बैठे हैं, यहाँ पे क्या है श्रोता है जो बैठे हैं, ये श्रोता है जो बैठे हैं, ये श्रोता है जो यहाँ पे बैठे हैं। ये इस दीवार या जो ये क्या है, ये छत है, ये छत है जो गोलाकार या वर्गाकार कह सकते हैं। इससे टकराकर प्रत्येक जो श्रोता है उस तक पहुंचाई जाती है और ये अच्छे से सभी को सुनाई देती है। ये भी बहुल परावर्तन के उपयोग है। क्या है? बहुल परावर्तन के उपयोग है। इसके अलावा आज अब पढ़ेंगे हम प्रतिध्वनि। क्या पढ़ेंगे? प्रतिध्वनि। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होता है मित्रों? प्रतिध्वनि यानी प्रतिध्वनि के अंदर जब किसी स्रोत से उत्पन्न हो, मान के चलते हैं, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे कि ये कुआं है, आप यहां पे खड़े हो, आप इसके अंदर कुछ बोलते हो, आप जोर से चिल्लाते हो, तो कुएं से जैसे आपकी आवाज यहां पे जाती है, यहां से टकराने के तुरंत बाद आपको आपकी आवाज पुनः सुनाई देती है। ऐसा होता है ना, आपकी आवाज आपको पुनः सुनाई देती है। या फिर आप जैसे कि बड़ी बड़ी घाटियां या टिब्बो जो रेगिस्तान के जो टिब्बे होते हैं या जो टिल्ले कह सकें, टिल्ले होते हैं उनमें, या बड़ी बड़ी जो इमारत होती है उसके अंदर हम जब बोलते हैं तो उससे क्या होता है, एक बार हम जोर से चलाते हैं तो वही आवाज हमारे पास पुनः रिपीट होके आती है। क्या होके आती है? पुनः रिपीट होके आती है। तो उससे हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर, मैं आपको लिख देता हूं, किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी अवरोधक का तात्पर्य, जैसे कि जो कुआं था, हमने क्या किया था, ऐसे इस तरह से कुआं बनाया था, इसके अंदर ध्वनि हम यहां से चलाए, ध्वनि अंदर गई, और ये अवरोधक यहाँ पानी है, पानी से टकराने के बाद जो परावर्तन होती है ध्वनि, इसी तरह इसे ये पानी यहाँ क्या अवरोधक का कार्य है। यानी किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी अवरोधक से टकराकर पुनः हमारे कानों को सुनाई पड़े। उस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी जब अपन कोई आवाज लगाते हैं तो वह आवाज किसी दीवार से टकराने के बाद पुनः हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें सुनाई देती है, तो वह ध्वनि क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रतिध्वनि के उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि
कुएं में आवाज लगाने पर अपनी आवाज हमें पुनः सुनाई देना, या जो घाटियां हैं, जो पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका है, वहां पर जब अपन जोर से चलाते हैं तो हमारी आवाज हमें हमारे कानों तक पुनः लौट आती है और हमें सुनाई देती है। ये चीज तो आपने मूवी के अंदर भी देखा होगा कि कई बार मूवी के अंदर दिया होता है कि जब हम घाटी के सामने जाके जोर से चलाते हैं तो हमारी ध्वनि हमें पुनः सुनाई देती है। फिर किसी विशालकाय इमारत या जो मिट्टी के जो टीले होते हैं, जो अपने रेगिस्तान के अंदर है, जो राजस्थान के अंदर है, उसमें क्या होता है, हम जब भी जोर से चलाते हैं तो उसमें भी हमें अपनी आवाज सुनाई देती है। तो ये तीन प्रकार के यानी एक तो पहाड़ी इमारत, कुएं, घाटी, इन सब से क्या होती है, ध्वनि परावर्तित होती है, यानी टकराकर पुनः लौट आती है और हमें अच्छी तरह से सुनने लगती है। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। यह प्रतिध्वनि के उदाहरण है 1 2 3 4। इसके अलावा अपन मिट्टी का टीला भी कह सकते हैं, मिट्टी का टीला, जो कि अपने राजस्थान में मिलता है। और सुस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि, जो अपनी मूल ध्वनि होती है, उसके परावर्तन के बीच में कम से कम कितना टाइम होना चाहिए, इसके लिए नियम है, कम से कम 0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए, तभी अपन उस प्रतिध्वनि को सुस्पष्ट सुन सकते हैं। जैसे कि मान चलते हैं कि अपन कमरे के अंदर बोल रहे हैं, कमरे का जो तापमान है, कमरे का तापमान कितना होता है, 22 से लेकर 27 सेंटीग्रेड, कैपिटल टी 22 से 27 डिग्री सेल्सियस। और इसमें जो ध्वनि की चाल क्या होती है, ध्वनि की चाल हमें ज्ञात पहले से होती है। ध्वनि की चाल या वेग v बराबर 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, 300, कई बार यहाँ पे 344 भी लिखा मिलता है, 344 मीटर प्रति सेकंड। अब हम बात करते हैं कि जो ये ध्वनि है, हमें क्या निकालना है, ये टाइम निकालना है। हम ये टाइम निकालने की कोशिश करते हैं और दूरी लेके चलते हैं अपन। जो दूरी होती है उसको अपन, ये 332 ही होगा सर, 332, और जो दूरी होती है वो अपन लेके चलते हैं। जो हमने कुएं के अंदर बोला था, या ये जो घाटियां हैं, इन घाटियों के अंदर बोलते हैं कि ध्वनि यहां से टकरा के यहां तक आती है, यानी ये दूरी और ये दूरी टोटल यानी 2D बराबर क्या था हमारे पास, 2D बराबर अपन 34.4 ले लेते हैं। तो 4 बराबर दूरी बटा 4 बराबर क्या होता है, 4 बराबर दूरी बटा समय। इससे हमें समय निकालना है, तो समय बराबर 4 इंटू दूरी। तो क्या होगा, यहाँ पे ये डी रखने के लिए यहाँ पे 2D रख मान के चला है मैंने 2D। इसको अपन फिर हल करेंगे, पहले इसको रख लेते हैं। T इजिकल टू 332 बटे में 332 बटे में 34.4, तो ये 0.1 पे जाता है। किस पे जाता है, 0.1 पर। तो ये क्या है, ये हमारा जो टाइम है, जो इसके अंदर अंतराल है, वो क्या होगा, कम से कम 1 सेकंड, 0.1 सेकंड होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं
और एक बात और मित्रों, प्रतिध्वनि, सुस्पष्ट प्रतिध्वनि, सुस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की कुल जो दूरी होती है, कुल दूरियां जैसे कि 350 × 0.1 बराबर कितनी आएगी, लगभग 35 आएगी, 35 मीटर, यही तो आ रही है 35 मीटर। मैंने यहाँ पे जो 34.4 था उसकी जगह मैंने उसको लमसम 350 ले लिया, या कितनी है 35 मीटर। 35 मीटर थी वो दूरी, जैसे कि ये कुआं था, उसमें ध्वनि जा रही है, पुनः लोड करा रहा है, तो इस 35 में क्या होगा, 2 का भाग लगेगा, यानी 17.5 मीटर। यानी स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की जो कुल लंबाई होती है वो 17.5 मीटर अवश्य होनी चाहिए। यानी जब अपन बोलते हैं तो 17.5 मीटर से कम, अगर हमारे पास जो दीवार है वो मान सकते हैं, ये दीवार, ये बंदा है यहां से बोल रहे हैं, और ये दीवार है यहाँ पे, इसकी लंबाई दीवार व स्रोत जो हम बोल रहे हैं, यहाँ पे जो बच्चा खड़ा है वो और दीवार, उनके बीच में 17.5 मीटर की दूरी होनी जरूरी है। अगर ये दूरी नहीं होगी तो यहां से टकराकर इस बच्चे को ये ध्वनि सुनाई नहीं देगी। और जो टाइम का अंतराल है 0.1 सेकेंड होता है, ये तभी बन पाएगा जब ये दूरी 17.5 मीटर। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे मानव कर्ण, मानव का, कल का हमारा टॉपिक रहेगा मानव कर्ण। फिर एक टॉपिक और भी है ध्वनि का परावर्तन और अपवर्तन भी, हम इन दोनों को देख लेंगे थोड़ा थोड़ा। ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा, और उसके बाद अपन इसके एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल और जो न्यूमेरिकल है वो करके इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, मानवकरण, ध्वनि का अपवर्तन, परावर्तन। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वॉच करें, अच्छे से वॉच करें, लाइक करें, और अगर ऐसा लग रहा हो आपको कि किसी बच्चे के लिए ये बहुत उपयोगी है तो इसे शेयर करना भी ना भूलें। जय हिंद।